तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एयरफोर्स नॉन कम्पोटेंट एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड जीके और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम जीके और इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों, जो कल की वीडियो थी उसमें मैं मॉडरेट क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है, मॉडरेट भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चनों की तैयारी हमें बढ़िया तरीके से करनी है, ताकि एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं हम उसका आसानी से आंसर दे पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो की भी शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर यदि आप नए होंगे और एयरफोर्स नॉन कम्पोटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जो आज की वीडियो लेके आया हूँ ये सेट नंबर 5 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको नॉर्मल क्वेश्चन और मॉडरेट दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है। देखिए, जलप्रपात से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी बताएंगे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन में है नर्मदा, गोदावरी, गंडक या कावेरी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के आप सभी नोट करेंगे। यदि मैं बात करूं कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो राइट आंसर आप सभी नोट करेंगे मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर आपका धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको जलप्रपात नोट करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप सभी नोट करेंगे मेरे भाई कौन सा जलप्रपात, तो नाम है उसका कुचकल जलप्रपात। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। ठीक है, किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नदी बना हुआ है मेरे भाई वराह नदी पर। किस नदी पर? वराह नदी पर बना हुआ है। और है कहाँ पर? तो याद रख लेना, ये आपका कर्नाटक में देखने को मिल जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है मेरे भाई जोग। ठीक है, जोग जलप्रपात या इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, और अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, मैं बात करूँ किस नदी पर है तो नदी आप याद रखेंगे शरावती नदी। नदी भी पूछ लेता है और आपसे स्टेट भी पूछ सकता है, तो दोनों चीज़ आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और ये है कहाँ पर? तो ये भी मेरे भाई कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट नोट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है तीसरे नंबर का, इसको बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि मैं बात करूँ शिव समुद्रम कहाँ पर है तो शिव समुद्रम नदी याद रख लेना कावेरी नदी पर है और ये भी मेरे भाई आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर का जलप्रपात जो पूछा जाता है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। ये किस नदी पर है? तो ये नदी आप याद रख लेना मांडवी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है मेरे भाई? मांडवी नदी है। और ये है कहाँ पर? तो ये गोवा में बना हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ये गोवा में है जलप्रपात। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है जिसका नाम है मेरे भाई नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, क्या नाम है इसका? नियाग्रा। निपाग्रा नहीं कर देना है आपको, नियाग्रा याद रखना है। नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ पर? तो ये नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी है। ठीक है, और उसके बाद ये जगह कौन सी है, किस जगह पर है? तो जगह का नाम आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़। कहाँ पर है मेरे भाई? छत्तीसगढ़ में है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये 5 मैंने आपको इम्पोर्टेंट जलप्रपात नोट कराए हैं जो एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, धुआंधार तो है ही इम्पोर्टेंट,
इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आंसर मैंने बता दिया है, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने निम्न में से किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पे मैं आपको नेतृत्व करा देता हूं जो एग्ज़ाम में बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बेगम हजरत महल ही आपसे पूछा जाए, आपसे पूछ सकता है कि नाना साहब ने कहाँ से करा था, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से करा था, कुंवर सिंह ने कहाँ से करा था। ये एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं, इनको भी आपको एक बार नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट आप नोट करेंगे। सबसे पहले आपको याद रख लेना है मेरे भाई, आपसे पूछ लेता है कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने। कहाँ से किया था? कानपुर से। किसने? नाना साहब ने। और इनके साथ में मेरे भाई तात्या टोपे भी थे, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, एग्जाम में दोनों नाम पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा कि नाना साहब और तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो राइट आंसर आप याद रखेंगे कानपुर से। ठीक है, दूसरा आप नोट करेंगे मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जाता है कि झांसी से किसने किया था। तो झांसी से आप याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था मेरे भाई? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसको तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कथा आपने बहुत सारी सुनी होगी। ठीक है, चलिए अगला आप नोट करेंगे मेरे भाई, पूछा जाता है कि बिहार से किसने किया था। ठीक है, आप क्या पूछा जाता है कि बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से किया था कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है मेरे भाई, बैरकपुर से किसने किया था। ये आपने यदि पढ़ा होगा तो बता चुके होंगे। बैरकपुर से किसने किया था मेरे भाई? मंगल पांडे ने। किसने किया था? बैरकपुर से मंगल पांडे ने। नोट करिएगा। ठीक है, एक और पूछा जाता है आपसे, पूछा जाएगा कि दिल्ली से इसका नेतृत्व किसने किया था, क्योंकि दिल्ली राजधानी थी ना। तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से किया था मेरे भाई बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से इसका नेतृत्व किया था, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नेतृत्व मैंने आपको नोट कराए हैं जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको नोट करके याद कर लेना है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के आंसर की कि बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, तो आप सभी नोट करेंगे बेगम हजरत महल ने मेरे भाई लखनऊ से किया था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि मंत्रिमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और आपको मंत्रिमंडल से रिलेटेड जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, वो सब याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कि वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलें तो शिवराज सिंह चौहान। यदि मैं बात करूं शिवराज सिंह चौहान के पास क्या है, तो ये मेरे भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है। क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, किसान कल्याण मंत्रालय नोट कर लीजिएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान के पास है। दूसरा इन्हीं के पास है मेरे भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, जैसे आवास वगैरह जो आते हैं तो वो सब शिवराज सिंह चौहान के अंडर में होते हैं, यानी ग्रामीण विकास, ग्रामीण गाँवों का विकास किसके अंडर में है? तो शिवराज सिंह चौहान उसके मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अब बात करूँ मैं जगत प्रकाश नड्डा की, तो ये दोस्तों जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान में क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करूं निर्मला सीतारमण की, तो आप सभी जानते हैं कि निर्मला सीतारमण वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री हैं भारत की। ठीक है, अब मनोहर लाल खट्टर, तो मनोहर लाल खट्टर से रिलेटेड आपको क्या याद रख लेना है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इनके पास में है। क्या? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है,
मनोहर लाल खट्टर का। तो याद रख लीजिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट मैंने कवर कराए हैं याद जरूर से करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसने बनवाई थी? तो आप सभी को पता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मेरे भाई बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो याद रख लेना फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण भी किसने करवाया था? अकबर ने ही करवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अकबर से रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रख लेनी है। आपसे पूछता है कि एग्ज़ाम में पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो आपको याद रख लेना है ये युद्ध लड़ा गया था अकबर और हैमू के बीच में। किसके? अकबर और हैमू के बीच में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसने दोस्तों जजिया कर समाप्त किया था। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो वो कौन था मेरे भाई? अकबर था। ये आपको याद रख लेना है। दूसरी चीज़ आपसे पूछे कि दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो दास प्रथा का भी अंत करने वाला यही था। ठीक है, आपसे पूछे मेरे भाई कि बाल विवाह का अंत किसने करा था? तो बाल विवाह का भी अंत इसी ने किया था, अकबर ने, अपने शासनकाल में। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ अकबर से रिलेटेड पूछी जाती है, नोट करिएगा। आपसे पूछेगा दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत भी अकबर ने ही करी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक और आप याद रखेंगे, आपसे पूछे जाएगा मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? तो ये मेरे भाई अकबर ने ही करी थी। आपको नोट कर लेना है। तो अकबर से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रख लेनी है। आपसे पूछ सकता है मेरे भाई कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने ही बनवाया था। किस उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर आप सभी को बताना है यदि आप मीराबाई चानू के बारे में जानते हैं। ऑप्शन में है तीरंदाजी, हॉकी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन। तो देखिए मीराबाई चानू ने दोस्तों भारोत्तोलन में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। केवल आपका 2 से 3 मिनट का समय मैं लूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना चाह रहा हूँ। तो एक बार उस इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूं, जिसमें दोस्तों हम इंडियन आर्मी 2027 की बात करेंगे। यहां पर आप सभी जैसा जानते हैं कि इंडियन आर्मी में एओसी की वैकेंसी अभी निकली हुई है, जिसमें आपको ट्रेडमैन और फायरमैन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और दोस्तों बात करें हम आर्मी जीडी की, तो ये जनवरी और फरवरी में वैकेंसी निकलती है। और अग्निवीर की मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी ज़्यादातर अखबारों के शॉर्ट्स में देखने को मिल रहा होगा कि जो अग्निवीर की वैकेंसी है उसको परमानेंट करने की बात करी जा रही है। तो आपको याद रख लेना है, ये जब भी वैकेंसी निकाली जाती हैं, जब इसका नोटिफिकेशन आउट होता है तो उससे बहुत कम समय, यानी मान के चलिए 1.5 से 2 मंथ का समय हमें मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि बहुत कम समय होता है। बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि ये जो अभी वैकेंसी निकली हुई है एओसी की, जिसमें फायरमैन और ट्रेडमैन की वैकेंसी है, और जो आने वाली वैकेंसीज हैं जैसे आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, अग्निवीर, तो इनके लिए एक क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। डेली शाम को 6 बजे दोस्तों वो क्लास चैनल पर देखने को आपको मिलेगी, और जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे। सिलेबस की भी क्लास में लेकर आऊँगा, जिसमें हम एक मतलब बेसिक से सिलेबसों को कंप्लीट करेंगे, ताकि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो आने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो जो भी मेरे भाई इंडियन आर्मी में जीडी या ट्रेडमैन या अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो वीडियोस लेकर आऊँगा, ये जो क्लास मैं आपको कराऊँगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होंगी, और साथ में सिलेबस भी कवर कराऊँगा, आपको PDF भी दूंगा, और इसका दोस्तों मॉक टेस्ट भी मैं आपको जल्दी ही कवर कराने वाला हूँ। तो ज़रूर से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, शाम को डेली 6
बजे। आज शाम को इसकी डेमो क्लास की वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, तो ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा और आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित रखती हैं, तो ऑप्शन डी आप सभी याद रखेंगे, भारोत्तोलन से। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, आपसे पूछ सकता है, एक इम्पोर्टेंट नाम याद रखिएगा जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। आपसे पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं, तो याद रख लेना नीरज चोपड़ा मेरे भाई, इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और भाला फेंक से संबंधित रखते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। देखिए, ये जो संवैधानिक उपचार है, इसको मेरे भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि यदि आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं इस चीज़ की। ठीक है, कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रख लेना है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आर्टिकल 32 के अंडर में आता है कौन सा, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैटूर बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट, मैं कई बार आपको कवर करा चुका हूँ कि मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है, और आपने शायद अब तक याद भी कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बांध मैं आपको कवर कराता हूँ, जो याद होंगे वो ठीक है, नहीं याद होंगे तो आप नोट करके याद कर लीजिएगा, याद होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नाम लिखेंगे हम टिहरी बांध का। टिहरी बांध कहाँ पर है, आपको याद रख लेना है, उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर मैं नाम लिखूंगा हीराकुंड बांध का, जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उनका नाम लिख रहा हूँ। हीराकुंड बांध कहाँ पर है मेरे भाई, तो आप याद रखेंगे उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, अगला आप बताएंगे कहाँ पर है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, जिसको याद है वो बताते चलें, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो सरदार सरोवर बांध आप याद रखेंगे गुजरात में है। कहाँ पर है मेरे भाई, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि भांगड़ा नागल बांध कहाँ पर है, तो भांगड़ा नागल बांध आपको देखने को मिल जाएगा भाखड़ा, इसका नाम है मेरे भाई भाखड़ा नागल। ठीक है, भाखड़ा नांगल, ये कहाँ पर है भाखड़ा नांगल बांध, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और ये आपको पंजाब में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पंजाब तक फैला हुआ है। चलिए अगला आप इम्पोर्टेंट बताएंगे मेरे भाई, आपसे पूछा जाता है नागार्जुन सागर बांध, जो बहुत एग्जाम में बना है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, तो नागार्जुन सागर बांध आप याद रखेंगे मेरे भाई तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और तेलंगाना अभी हाल ही में किस राज्य से अलग हुआ है, तो ये मेरे भाई आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, अगला आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट बांध है जिसका नाम है रिहंद बांध। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला याद रखेंगे इंदिरा गांधी सागर बांध। इंदिरा गांधी सागर बांध कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी सागर बांध की बात करूँ तो आप याद रखेंगे कहाँ पर है, MP में, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। यदि मैं बात करूँ मैटूर बांध कहाँ पर है, तो मैटूर बांध के लिए आपका ऑप्शन कौन सा, बी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है मेरे भाई, तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पिछली वीडियोस में दे चुका हूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और किस आयोग से इसकी स्थापना करी गई थी, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यह आयोग आपको जरूर से याद रख लेना है, हिल्टन यंग आयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कि उप गवर्नर कौन थे, कौन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो आपको याद रख लेना है, अभी हाल ही में मेरे भाई रोहित जैन उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और यदि मैं इसकी बात करूं गवर्नर की, तो गवर्नर का नाम आपको याद रख लेना है संजय मल्होत्रा जी। कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा अभी हाल ही में इसके गवर्नर बने हैं। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए
नेक्स्ट है आप सभी का कि हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, आर्मी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको याद रख लेना है राज्य की राजधानी, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इनको आपको ज़रूर से कवर कर लेना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि अभी हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आप सभी को नोट करना है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, शिव प्रताप शुक्ला। कौन बने हैं अभी हाल ही में? शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रख लेंगे। चलिए अब मैं बात करूं यहाँ पर जिष्णु देव शर्मा की, जिष्णु देव वर्मा, ये कहाँ के हैं? तो ये दोस्तों मेरे भाई महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए RN रवि का नाम आप याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? तो ये वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की, तो ये कहाँ के हैं? ये मेरे भाई आप सभी नोट करेंगे, केरल के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का मेरे भाई, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में एथीन है, मीथेन है, एथेन है, कैरोलिन है। देखिए, कैरोलिन कह रहा हूँ, क्लोरीन। देखिए यहाँ पर जो मार्स गैस कहा जाता है वो मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि कोयले की खदानों में किस गैस के कारण विस्फोट हो जाता है, तो वो मीथेन ही है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र कौन सा होता है मेरे भाई? CH4, मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो रेंगूर मिट्टी है, इसमें किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है मेरे भाई? कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, जो है केंद्रीय, आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ना आप याद रखेंगे नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है मेरे भाई? नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँ कि किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यदि मैं बात करूँ ऐसा कौन सा राज्य है जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो आप याद रखेंगे गुजरात। कौन करता है? गुजरात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। देखिए मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा देश कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बनाता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा पे आप याद रखेंगे मेरे भाई बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। ये कितनी बनाता है? तो ये मेरे भाई 4096 किलोमीटर बनाता है, याद रखेंगे। ठीक है, बांग्लादेश कितनी बनाता है? 4096 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद आप याद रखेंगे मेरे भाई चाइना। चाइना कितनी बनाता है? तो चाइना मेरे भाई 3488 किलोमीटर बनाता है, याद रखेंगे। उसके बाद हमारा जो दुश्मन है पाक, वो कितनी बनाता है? तो पाक बनाता है 3323 किलोमीटर। ठीक है, नोट करेंगे। अगला आप याद रखेंगे कौन सा है? नेपाल। नेपाल कितनी बनाता है? तो नेपाल आप याद रखेंगे मेरे भाई, नेपाल बनाता है 1751 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आप बनाए याद रखेंगे कौन सा राज्य है? म्यांमार देश है। म्यांमार कितनी बनाता है? तो म्यांमार आप याद रखेंगे 1643 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, आप अगला याद रखेंगे भूटान। भूटान कितनी बनाता है? तो भूटान बनाता है मेरे भाई 699 किलोमीटर। ठीक है, और एक लास्ट में आपका देश बचता है जिसका नाम है अफ़गानिस्तान। ठीक है, और अफ़गानिस्तान कितनी बनाता है? तो अफ़गानिस्तान मेरे भाई बनाता है 106 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? सबसे ज़्यादा बांग्लादेश बनाता है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम कौन बनाता है? अफ़गानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर, याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है, तो राइट आंसर आप सभी का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अफ़गानिस्तान। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बना है किसमें, आपका नेवी में बना था। तो याद रख लीजिएगा कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कौन सा, कैरेटीन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। देखिए विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाले रोग, ये आपको जरूर से याद रख लेने हैं। और कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने विटामिन के क्या बोलते हैं रासायनिक नाम और विटामिन से होने वाले रोग पिछली वीडियोज़ में कवर कराए हैं। ठीक है, यदि नहीं आपने याद करे हैं तो एक बार पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, तो ये 4 विटामिन आपको याद रख लेनी है, जिनका नाम है ए, डी, ई, के। ये चारों विटामिन किस में हैं, वसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील पूछे तो आपको याद रख लेना है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, तो राइट आंसर आप सभी नोट करेंगे, ऑप्शन है डी। कौन सी है, ऑप्शन है डी, विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है। ठीक है, इससे कौन सा रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया बुजुर्गों में होता है, मतलब बड़े लोगों में होता है। ठीक है, चलिए अगला आप सभी नोट करेंगे कि लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। ऑप्शन में म्यांमार, चाइना, जापान, उत्तर कोरिया। तो देखिए लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है म्यांमार को। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। देखिए 2011 की जनगणना का मैं एक पार्ट नंबर 1 लेकर आया था चैनल पर, सेकंड पार्ट इसका लाना बाकी है। मैं जैसे ही सेकंड पार्ट लाके कंप्लीट करूंगा, याद रख लीजिएगा 2011 की जनगणना से, मतलब जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ कि लिंगानुपात में सबसे कम कौन सा राज्य है, तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है, तो ये याद रख लेंगे 879 है। ठीक है, कितना है, 879 है। यदि मैं बात करूं कि सर्वाधिक किसका लिंगानुपात है, तो सर्वाधिक में राज्य याद रखेंगे आपका केरल हो जाता है। ठीक है, केरल हो जाता है। केरल का कितना है, 1084। कितना है मेरे भाई, 1084। इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहाँ पर यूटी के बारे में, तो यूटी में सबसे पहले आप याद रख लेंगे सर्वाधिक किसका है, पुदुचेरी का है। ठीक है, सर्वाधिक किसका है, पुदुचेरी का है। और सबसे कम किसका है, दमन दीव का। ठीक है, दमन और दीव का है। ठीक है, इसका कितना है, पुदुचेरी का 1037 है। ठीक है, और इसका दमन दीव का है 618। ये आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, यदि आप मान लो संख्या नहीं याद कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई राज्य जरूर याद कर लीजिएगा, सर्वाधिक वाले और न्यूनतम वाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। देखिए बहादुरी के जो पुरस्कार दिए जाते हैं 2 क्षेत्र में। सर्वोच्च पुरस्कार एक युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है जब दुश्मन सामने होता है, और एक होता है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, उसमें क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा दी जाती है। तो याद रख लीजिएगा युद्ध के क्षेत्र में आपको 3 बहादुरी के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले नंबर पर है परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र दिया जाता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका महावीर चक्र। ठीक है, सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर आपका आ जाता है वीर चक्र। ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, युद्ध के क्षेत्र में। तो यहाँ पर सर्वोच्च की बात करूँ तो ऑप्शन आपका बी याद रखेंगे, परमवीर चक्र सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने युद्ध के तो बताए, आपको शांति वाले भी याद रख लेने हैं कि शांति के क्षेत्र में कौन कौन से। तो सबसे ऊपर मेरे भाई माना जाता है अशोक चक्र को। ठीक है, जो अभी हाल ही में किसको दिया गया है, अभी हाल ही में दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आप याद रखेंगे कीर्ति चक्र, और उसके बाद थर्ड नंबर पर आप याद रखेंगे शौर्य चक्र। ये किस में, शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है, तो मानव के अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन किया जाता है तो यहाँ पर उसकी सुनवाई होती है। ये निर्णय नहीं देते हैं, ये केवल उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना याद रख लेना 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। ठीक है। यदि मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बन सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर आप सभी याद रखेंगे न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है मेरे भाई, न्यू दिल्ली में। ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार किस तरीके का आयोग है, तो ये मेरे भाई सांविधिक आयोग है, ये आपको याद रख लेना है। सांविधिक आयोग, एक होता है संवैधानिक आयोग और एक होता है सांविधिक आयोग, दोनों में अंतर क्या है। तो जो संवैधानिक आयोग होता है उसका वर्णन आपको भारत के संविधान में देखने को मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ निर्वाचन आयोग, जैसे मैं बोलता हूँ वित्त आयोग, ये सब क्या है, ये संवैधानिक आयोग हैं, इनका वर्णन आपको भारत के संविधान में देखने को मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये सांविधिक आयोग हैं, इनका आपको वर्णन संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में जानकारी संविधान में नहीं दी गई है। ये क्या करते हैं, कुछ लोग बैठते हैं जो इसको बनाते हैं। ठीक है। और लोगों के आयोग अधिकार के लिए इसको बनाया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। तो राइट आंसर 1993 इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ूंगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य में स्थित है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यदि आप मान लीजिए तैयारी कर रहे होंगे तो आंसर आपने दे दिया होगा, लेकिन इसका आंसर आप सभी को मेरे भाई कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या राइट होगा। अब आप एक चीज़ बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं। ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंग्लिश के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, जैसा कि मैं डेली आपको बताता हूँ। जीके और इंग्लिश दोनों के लिए है, तो आपको ये कवर करते रहना है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द सेंटेंस। यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए वन वर्ड हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा राइट होगा। सेंटेंस क्या दिया गया है, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए पर्सन यानी एक व्यक्ति जो विदेशी भूमि पर बसने आ रहा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं। देखिए इमिग्रेंट का क्या मतलब होता है, इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। क्या होता है, अप्रवासी। ठीक है। यदि विजिटर का मतलब, विजिटर आप सभी जानते हैं आगंतुक को कहते हैं, मतलब जो आते हैं, जैसे आपने देखा होगा होटल वगैरह में विजिटर होते हैं ना, आने वाले, तो आगंतुक बोल देते हैं। टूरिस्ट सभी को पता है, टूरिस्ट यात्रियों को कहा जाता है या पर्यटक को कह सकते हैं। इमिग्रेंट किसको बोलते हैं, तो ये प्रवास को बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विदेशी भूमि पर बसने आ रहा है, तो उसे दोस्तों हम अप्रवासी बोलते हैं। प्रवासी उसको बोलते हैं जो अपनी भूमि पर बसने आता है, लेकिन विदेशी भूमि पर जो बसने आ रहा है उसे अप्रवासी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे, यहाँ पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको सेलेक्ट करना है। सेंटेंस क्या दिया गया है, ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है, क्या कहेंगे उसको। आसानी से आपने आंसर दे भी दिया होगा मेरे भाई। ऐसा स्थान जहाँ पर शव वगैरह को रखा जाता है। एवियरी का मतलब मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसको एक तरीके से आपको चिड़ियाघर ही बोल सकते हैं, कि चिड़िया जहाँ रहती हैं। ठीक है, चिड़ियाघर ही आप कह सकते हैं। लेकिन ये चिड़ियाघर वो वाला है जहाँ पक्षी रहते हैं। ठीक है, एक चिड़ियाघर होता है जहाँ आपको हर प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन एवियरी किसको कहा जाता है, जहाँ चिड़िया देखने को मिलती है, चिड़िया का रहने का स्थान। ठीक है। हॉस्पिटल आप सभी जानते हैं, जू आप सभी जानते हैं। और मोर्चरी का मतलब क्या होता है, तो मोर्चरी का मतलब होता है मेरे भाई मुर्दा घर। क्या होता है, मुर्दा घर। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे यही चीज़ तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर शवों को रखा जाता है, तो मुर्दा घर ही होता है। मोर्चरी आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन है डी राइट हो जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर चेंज द पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या दिया गया है, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कवर करा चुका हूँ। सबसे पहले आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते समय सेंटेंस को ध्यान में रखना है कि कौन सा सेंटेंस होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, यानी सेंटेंस कौन सा है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने आपको कई बार बताया जब सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर के साथ क्या लगाते हैं, तो वाज या वर, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो हमारा राइट हो जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। देखिए यहाँ पर और दूसरी चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव पैसिव में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माई हाउस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और माई हाउस यहाँ पर बी वाले में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, भी गलत हो जाएगा। दूसरा आप देखिए तीसरे में हैड बीन यहाँ प्रयोग हुआ है, बल्कि वाजवर का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ पर भी हैड बीन हुआ है, ये भी चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, बचा ऑप्शन ए, माई हाउस वाज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स। देखिए माई हाउस को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया है और थीव्स को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला वाजवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आपको वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस पहचानने हैं। जब आप सेंटेंस को पहचान लेंगे तो आपको रूल याद करने होंगे और रूल के थ्रू आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का यहाँ पर चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है जो अंडरलाइन किया गया है। द कैप्टन प्लेड विथ डिटर्मिनेशन बिकॉज द हॉनर ऑफ द टीम वाज एट स्टेक। क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं हिंदी में बताता हूँ कि कप्तान ने दृढ़ संकल्प के साथ खेल खेला क्योंकि टीम का सम्मान दांव पर लगा हुआ था। ठीक है, तो सम्मान दांव पर लगा हुआ था, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखिए एट द टॉप, ऑप्शन में जाता हूँ तो एट द टॉप का मतलब होता है मेरे भाई शीर्ष पर। ठीक है, एप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है मेरे भाई, उपयुक्त हो कोई चीज़। वेरी लो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कम, और इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में। तो यहाँ पर कैप्टन कैसा खेला है, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प लेकर खेला है, खतरे में खेला है, क्योंकि उसकी टीम का जो टीम का सम्मान था वो दांव पर लगा हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, वन वर्ड, वन वर्ड आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो होते हैं ये याद नहीं किए जाते हैं, ये सेंटेंस के थ्रू पहचाने जाते हैं, और आपको पहचानने का तरीका जानना होगा। जब आप सेंटेंस का अर्थ आपको मालूम होगा तो आप आसानी से उस तक पहुंच पाएंगे, आंसर तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करूं यहाँ पर, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनियम आपको बताना है, और अंडरलाइन किया गया वर्ड है जेन्यून। जेन्यून का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ जेन्यून यानी असली आप कह सकते हैं एक तरीके से। जैसे मैं कहता हूँ वो बंदा बहुत ही ज़्यादा जेन्यून है, यानी असली बंदा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धोखेबाज नहीं है। ठीक है, तो जेन्यून किसको कहा जाता है, असली को कहा जाता है। और असली के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक्सट्रेनियस का मतलब होता है कोई बाह्य चीज़। ठीक है, बाहरी चीज़, आप सीधा सीधा कह सकते हैं बाहरी बोला जाएगा हैं। और स्पेरियस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नकली। ठीक है, तो यहीं पर आपको देखने को मिल गया एंटोनियम में जेन्यून का मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है आपका यहाँ पर चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन में जो गलत तरीके से लिखा गया है। देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करूं तो डिपार्टमेंट बिल्कुल सही लिखा गया है, और डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। उसके बाद डिस्ट्रेस की बात करूं तो डिस्ट्रेस भी बिल्कुल सही लिखा गया है, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है मेरे भाई संकट वगैरह। ठीक है, डिक्लेरेशन बिल्कुल सही लिखा गया है, डिक्लेरेशन, और इसका मतलब होता है घोषणा। लेकिन यहाँ पर डेबेटर का क्या मतलब है, डेबेटर के स्पेलिंग यहाँ पर गलत आपको देखने को मिल रही है। डेबेटर की स्पेलिंग मेरे भाई होती है DEBATOR।
TER। डेबिटर की क्या हो जाएगी? DEBATER। और डेबिटर मतलब होता है मेरे भाई देनदार, यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाए? ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर भी मिस स्पेल्ट वर्ड आपको सेलेक्ट करना है। कॉलोनी लिखा हुआ है, कलीग लिखा गया है, कॉलेरी लिखा गया है या कोलाब्रेट लिखा गया है, कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए पहला ही आपको देखने को मिल रहा है। कॉलोनी में कौन सा डबल एल थोड़ी ना होता है। कॉलोनी की स्पेलिंग होती है COLONY। ठीक है, सिंपल ये होती है, और यहाँ पर हमें डबल एल देखने को मिल रहा है, यानी यही गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच टू द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसको हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो आप सभी को एक चीज़ याद रख लेनी है कि सबसे पहले सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं मेरे भाई? टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा होता है यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद ही का हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं? ही को हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं? आप सब बताएंगे। ही को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया जाता है और ही का ही रहेगा। लेकिन विल को हम क्या करेंगे मेरे भाई? विल को हम वुड कर देते हैं जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा यू टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। वहाँ मैंने एंटोनियम पूछा था, यहाँ आपको सिनोनियम बताना है। सबसे पहले फेस्टल का मतलब क्या होता है? तो फेस्टल का मतलब होता है मेरे भाई एक तरीके से खुश कह सकते हैं। ठीक है, सैड, मैरी, सीरियस, नॉइजी। सैड माने होता है दुख, मैरी माने होता है मेरे भाई शादी विवाह की बात करते हो, सीरियस माने क्या होता है? कोई चीज़ गंभीर हो, सीरियस हो। नॉइजी मतलब होता है शोर या हल्ला मचाना। तो सिनोनियम देखिए यहाँ पर कोई भी सेम मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऑप्शन में जाने की कोशिश करता हूँ। तो सैड तो एक तरीके से दुख हो गया जो बिल्कुल इससे नहीं मैच कर रहा। ठीक है, सीरियस एक तरीके से गंभीर चीज़ हो गई जो बिल्कुल मैच नहीं कर रही, और नॉइजी और शोरगुल बिल्कुल इससे डिफरेंट हो रहा है जो मैच नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर आप मैरी देख सकते हैं, मैरी से क्या होता है? खुश होते हैं ना, आदमी क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस दिया गया है ही सेड आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये आज की वीडियो का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन था। इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के लिए देता हूँ, एक जीके का 20वां नंबर क्वेश्चन है और इंग्लिश का आपको लास्ट का क्वेश्चन देता हूँ कमेंट के लिए। ठीक है, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट अभी फिर से मैं बता देता हूँ, आर्मी के लिए मैं क्लास लेके आ रहा हूँ जिसमें हम सब GD की क्लास करेंगे, AOC की अभी जो वैकेंसी निकली है उसकी क्लास करेंगे। और दोस्तों मेरे भाई अग्निवीर आने वाली जो अग्निवीर वैकेंसी होती हैं उनके लिए हम क्लासें करेंगे। तो यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाइएगा डेली शाम को 6 बजे। ठीक है, आज शाम को 6 बजे डेमो क्लास लेके आऊँगा, उसको ज़रूर से एक बार आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप सेलेक्ट होइएगा और उसके बाद आप अपने चैनल के साथ जुड़िएगा। तो चलिए मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।